आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों को हम आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं। तमाम वेबिनार करते रहते हैं। फिर मुझे समझ में आया कि हम आपस में चिकित्सक ही डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो सामान्य व्यक्ति तक ये बातें जानी चाहिए, उनको हम कैसे बताएंगे। उनके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। जैसा कि मैं आरोग्य भारती के लिए निरंतर कार्य कर रहा हूँ, और आरोग्य भारती एक ऐसी संस्था है जो कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे कार्य करती है, कि मतलब आप बीमार ही ना पड़ें, आप सदैव स्वस्थ रहें। आयुर्वेद के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक प्रिवेंटिव है, दूसरा क्यूरेटिव है। क्यूरेटिव हम तब अपनाते हैं जब प्रिवेंटिव से हम हार जाते हैं, कहीं ना कहीं हमसे लापरवाही हो जाती है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में स्वास्थ्य रक्षण, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद में कई सिद्धांत बताए गए, जैसे दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, तमाम बातें हैं। ठीक है, सद्वृत्त है, सदाचार है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का पालन करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताई थी बात। भाई, मैं किसी पैसे की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन अब आई है। मॉडर्न मेडिसिन अब आई है, और शायद इससे भी खतरनाक बीमारियां हमारे देश में, हमारे विश्व में इससे पहले आ चुकी हैं, और हम उनसे बाहर निकले भी हैं। कहीं ना कहीं आयुर्वेद की वजह से ही निकले। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं आयुर्वेद का हूँ इसलिए मैं आयुर्वेद की पढ़ाई, जो सत्य है वो सत्य रहेगा। अगर हमको आत्मनिर्भर बनना है तो हमको आयुर्वेद पे विश्वास करना पड़ेगा। आयुर्वेद सिर्फ डाइट तक, सिर्फ चटनी तक, सिर्फ काढ़े तक सीमित नहीं है। बहुत ही विस्तृत इसका क्षेत्र है। बस आवश्यकता है इसको सर्वमान्य करके सभी लोगों के अप्लाई करने के लिए, इसका उपयोग सभी लोगों के लिए ओपनली करने की परमिशन दी जाए। हमें लगता है कि क्या हम सिर्फ किताबी नॉलेज के लिए ही पढ़ते हैं। थोड़ा सा टॉप पॉइंट से हम हट रहे हैं, अभी आ रहे हैं अपने पॉइंट। हम क्या किताबी नॉलेज परीक्षा पास करने के लिए इतनी औषधियों को पढ़ते हैं कि जब हमारे देश में इतनी बड़ी क्राइसिस, इतनी बड़ी महामारी आई है, तो हम सिर्फ काढ़े की बात करें, और वो भी काढ़ा जिसमें सारे के सारे उष्णवीर्य के द्रव्य हैं, और गर्मी में या जिनको पाइल्स है, या जिनको रक्तपित्त की शिकायत है, जिनको एसिडिटी की शिकायत है, और ऐसे लोग सिर्फ टीवी पे या एडवर्टाइजमेंट देख के, अखबार में देख के काढ़ा लेने पहुंच जा रहे हैं। उनको अपनी प्रकृति के बारे में पता ही नहीं है। क्या ये सत्य है? ये सही है? बिल्कुल गलत है। पहले आप अपनी प्रकृति जानिए, आपकी प्रकृति कैसी है, अभी हम बता रहे हैं उसके बारे में। बिना चिकित्सक की सलाह के ये काढ़ा भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इम्यूनिटी कोई एक दिन का खेल नहीं है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, इतना आसान नहीं है। सहज, कालज, युक्तिकृत बल, 3 प्रकार के बल बताए हैं। इम्यूनिटी तो आप बचपन से ही अपने माता के गर्भ से ही हम लेके आते हैं, जेनेटिक होता है वो। सहज बल जो होता है वो जेनेटिकली होता है। कालज जो समय के अनुसार हमको मिलता है। युक्तिकृत क्या है? यही जो हम औषधियों इत्यादि के द्वारा या युक्ति पूर्वक जो हम अपने रहन सहन के द्वारा अपनी इम्यूनिटी को प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बीमारी आ गई है तो हमको प्यास लगी तो हम कुआं खोदेंगे तो हम अपनी प्यास बुझा लेंगे। नहीं, एक दिन का बढ़ने का नहीं है। इन भ्रामक दुष्प्रचारों से बचिए। फिर मैं कहना चाहता हूँ, आयुर्वेद सिर्फ डाइट तक सीमित नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे 3 उपस्तंभों में से आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, आहार उनमें एक है, परम औषध है, ब्रह्म है, वो अलग बात है। लेकिन आयुर्वेद को सिर्फ और सिर्फ डाइट तक, दिनचर्या, ऋतुचर्या, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट तक ही सीमित नहीं रखना है आयुर्वेद को। उसके क्यूरेटिव एस्पेक्ट पे आइए। बहुत से लोग कहते हैं, अरे आयुर्वेद से कोरोना का इलाज करेगा। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म से मैं कोरोना के दावे की बात नहीं कर रहा हूँ। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। आचार्य चरक ने कहा है, सूत्र 18 उठा के देखिएगा, कि वैद्य को अगर किसी बीमारी का नामकरण नहीं कर पा रहा है तो उसे संकोच या शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। दोषों के आधार पे वो रोग की परीक्षा करके वो प्रकृति, संस्थान, अधिष्ठान आदि के आधार पर वो चिकित्सा करे, ऐसा चरक कहते हैं। चरक ने सूत्र 4 में भी कहा है। चरक ने सूत्र 4 में क्या कहा है? मंदा नाम व्यवहार है, बुद्धा नाम बुद्धिवर्ध है। मतलब जो हम बातें बता रहे हैं
जिनकी बुद्धि मंद है वो ऐसे चिकित्सा कर सकते हैं, वो वैद्य। लेकिन जिनकी बुद्धि, जो बुद्धिमान हैं, वो अपनी युक्ति का प्रयोग करके इसमें कुछ बेटर कर सकते हैं। हमारे द्वारा बताई गई चिकित्सा में हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जब हमारे पास, और लोग कहते हैं कि एविडेंस चाहिए। किस चीज़ का आपको एविडेंस चाहिए? आपको चरक में विश्वास नहीं है, आपको सुश्रुत में विश्वास नहीं है, किस चीज़ का आपको एविडेंस चाहिए भाई? अगर आपको एविडेंस ही चाहिए तो इन सभी सिलेबस को आयुर्वेद से हटा देना चाहिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमको यही बताया जाता है कि हमारी जो संहिताएं हैं यही एविडेंस हैं, और हम इनको एविडेंस मान के चलते हैं। कहीं न कहीं हमसे चूक हुई है। अष्टविध शस्त्रकर्म हमारे पास है, लेकिन हम थोड़ी यहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करेंगे। हम बहुत आगे थे और आज बहुत पीछे आ चुके हैं, कहीं न कहीं उपेक्षा के शिकार हुए हैं। फिर यही कहूँगा मैं इस प्लेटफॉर्म से, इस बुरे समय में, इस मुश्किल समय में हमको आयुर्वेद को अपनाना है, बिना किसी भेदभाव के आत्मनिर्भर बनना है। तो अपनी इस देशी चिकित्सा पद्धति को अपनाना पड़ेगा। ये तो ईश्वर की कृपा है, हमारी भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारा शाकाहार प्रवृत्ति ऐसा है कि अन्य देशों की तुलना पे यहाँ मारक क्षमता इस व्याधि की इतनी नहीं है, लेकिन इतनी नहीं है। बहुत से लोग हॉस्पिटल से ठीक के घर भी जा चुके हैं, लाखों की संख्या में। ये भी आपको पता होना चाहिए। हम बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक सिद्धांतों की जो हमारे सामान्य लोगों को पता होना चाहिए। फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं डॉक्टर अतुल वाशरने सर, आपको भी सर प्रणाम। डॉक्टर मीनाक्षी जी, आरोग्य भारती दिल्ली, पार्थ, आप सभी को अभिवादन। दोस्तों, जैसे हमने इस कार्यक्रम का शीर्षक ही रखा है आयुर्वेद सामान्य जनमानस के लिए, बहुत बड़ी चढ़ी बातें नहीं करेंगे हम आपके सामने, बहुत सिंपल वे में हम आयुर्वेद आपके सामने रखने का एक प्रयास करेंगे। आयुर्वेद सामान्य जनमानस के लिए, क्योंकि हमें पता है कि आप 4 साल, 5 साल, 6 साल हमारे तरह BMS नहीं किए, हमें आपको सामान्य बातों को बताना आवश्यक है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, वात होता है, पित्त होता है, कफ होता है। आपको उतना डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है। इन दोषों का हमारे शरीर में किस समय बढ़ना होता है, किस समय घटना होता है, भोजन करने के पहले कौन से दोष का बढ़ा होना होता है, भोजन करते समय कौन सा दोष बढ़ा होता है, भोजन करने के बाद कौन सा दोष बढ़ा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ा रहता है, दोपहर के टाइम में पित्त बढ़ा होता है, सायंकाल में वात बढ़ा होता है। ठीक है, हमारे शरीर में इन तीनों दोषों का जो संतुलन होता है, अगर ये संतुलित रहते हैं, न बढ़े हों न घटे हों, अगर संतुलित अवस्था में हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। इन 3 दोषों के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक 7 लेयर होती हैं। ऊपर से लेके नीचे तक जैसे 7 परत आप समझ सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को मैं समझाना चाहूँगा कि 7 परतें होती हैं हमारे शरीर में, जिसको हम आयुर्वेद में रस कहते हैं, दूसरा रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में शुक्र। ये 6 लेयर होती हैं, 7 धातुएं। ये 7 लेयर होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अब बात आती है क्या, इम्यूनिटी की बात आती है कि फलाना काढ़ा पिएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। मैं एकदम लास्ट स्लाइड पे आना चाहता हूँ, पहले वहीं से हम चर्चा करेंगे।
जी हाँ, हम बताना चाहेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को एक दिन में बढ़ा ही नहीं सकते हैं आप। इम्यूनिटी कोई एक दिन में बढ़ाने वाली चीज़ नहीं। ये नहीं कि आप मार्केट गए, वहाँ से काढ़ा उठाए, फलानी दवाई उठाए और पीना स्टार्ट कर दिया, आप एकदम इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गए बिना मास्क के या लापरवाही से रोड पे टहलने लगे, हम तो काढ़ा पी रहे हैं हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो गई होगी। नहीं, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर तभी संक्रमण का सामना कर सकता है जब हमारे शरीर की सभी 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र मजबूत हों। जब ये 7 परतें एक साथ काम कर रही हों तो हमारे प्रतिरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, तभी हम रोगों से लड़ सकते हैं। ओज, एक शब्द है ओज। ओज हमारे इन 7 जो धातुएं हैं, जो 7 परतें हैं ना, इन्हीं का सार होता है। ये अदृश्य है, ओज अदृश्य है। ये वायरस भी अदृश्य है और हमारे शरीर का जो इस वायरस से लड़ाने वाला जो वायरस से बचाने वाला जो ओज है वो भी अदृश्य है। सोचिए, दोनों अदृश्य हैं। तो इन 7 धातुओं का, 7 परतों का जो सार होता है उसे ओज कहते हैं। अब ये 7 धातुएं कैसे बनती हैं? कम से कम महीने भर का टाइम लगता है एक धातु से सारी धातुओं क्रमशः निर्माण होने में, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। और ये ओज, ये धातुओं का निर्माण हमारे आहार पे डिपेंड करता है, हमारा आहार कैसा है। तो कहीं न कहीं हमारा जो ओज है, हमारी इम्यूनिटी है, हमारे आहार पे, हमारे डाइट पे डिपेंड करता है कि हम भोजन कैसा कर रहे हैं। क्या हम अपनी प्रकृति के अनुसार डाइट कर रहे हैं कि नहीं, ऋतुओं के अनुसार जो विभिन्न ऋतुओं में कैसा हमको भोजन करना चाहिए, अभी हम आपको बताएं किस ऋतु में कौन सा दोष बढ़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपना आहार परिवर्तित करना पड़ेगा। हर ऋतु में हमको अपना आहार बदलना पड़ेगा। एवरीथिंग डिपेंडेड ऑन डाइट। सही बात है। अभी हमने कहा कि सिर्फ हम डाइट तक ही सीमित क्यों रह गए, सही बात है। लेकिन जब ये हम तब की बात कर रहे हैं डाइट, जब हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के, मतलब जब बीमारी नहीं है उससे बचने की। लेकिन आज की डेट में बीमारी आ चुकी है ना, बीमारी आ चुकी है, तो जहाँ पे बीमारी का प्रकोप हो चुका है वहाँ प्रिवेंटिव नहीं, वहाँ क्यूरेटिव एस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, जहाँ पे बीमारी नहीं है वहाँ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट आप रखिए। भाई साहब सादर प्रणाम। जी भाई, भाई साहब अभी हम आपको लिस्ट थोड़ी देर में भेज। जी भाई साहब, जी भाई साहब, जी जी भाई साहब, पूछ के हम आपको भेजते हैं भाई साहब। जी भाई साहब, जी भाई साहब, जैसा आप जी भाई साहब, जी भाई साहब, जी भाई साहब, जी भाई साहब, विरुद्धाहार है। डॉक्टर विरुद्धाहार वाशरने सर ने लिया हुआ है। वाशरने सर, बरेली से अतुल वाशरने सर। जी 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 भाई साहब, जी भाई, हाँ उन्होंने सेम चीज़ कहा है, कोविड के पहले और कोविड के बाद हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए सर। जी जी भाई साहब, यही बताया। जी भाई साहब, हम पूछ के भाई साहब आपको मैसेज करते हैं। ठीक है भाई साहब, जी भाई साहब, ठीक है जी भाई साहब, प्रणाम। हेलो, क्षमा चाहते हैं साथियों, एक अर्जेंट कॉल आ गया था। अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और
तो मैं बात कर रहा था कि ये इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती है। मैं कह रहा था कि जब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को छोड़ के कभी कभी हमको क्यूरेटिव एस्पेक्ट पे आना ही पड़ेगा। तो ये ओज जो है एक दिन में नहीं बनता है, ओज बनने में टाइम लगता है, मतलब धातु में बनेंगी तभी ओज बनेगा। तो इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनता है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी भावनाओं को फ़ायदा उठा के इस तरीके से आजकल आप देख रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट चलता है। अब सोचिए सैनिटाइज़र भी इम्यूनिटी बूस्टिंग का मैंने कंपनी का नाम छिपा दिया है इस प्लेटफॉर्म पे, मैं उनका नाम नहीं शो करना चाहता हूँ। इम्यूनिटी बूस्टिंग हैंड सैनिटाइज़र, थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक का हमको प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पे। सैनिटाइज़र से इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। आज सुबह से व्हाट्सएप पे चल रहा था कि इम्यूनिटी बूस्टर ब्रेड, मतलब ब्रेड वगैरह भी इम्यूनिटी बूस्टिंग कह रहे हैं, ये कहीं न कहीं। और आप देखेंगे मार्केट में तमाम तरीके के लोग काढ़े बना रहे हैं आयुष मंत्रालय का नाम लेते हुए कि आयुष मंत्रालय ने प्रेस्क्राइब किया है, उनके सलाह अनुसार ये है, च्यवनप्राश है, तमाम चीज़ें हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये कहीं न कहीं एक दायरा सीमित कर रहा है, दायरा सीमित कर रहा है। और इस अंधाधुंध काढ़ा और ये सैनिटाइज़र और ब्रेड के द्वारा जो इम्यूनिटी का एक जो मार्केट चल गया है ना, उससे आम जनमानस को बहुत दिक्कत हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए इन सब भ्रामक एडवर्टाइजमेंट से आपको बचना होगा और इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। इस तरीके के जो एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, खासकर आयुष मंत्रालय का नाम देके जो इस तरीके से काढ़ा, उनमें क्या मतलब प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, क्या इंग्रेडिएंट हैं उसमें, ठीक है ना, तमाम फैक्टर्स उसको देखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम प्रकृति की। जैसे मॉडर्न साइंस में जीन का कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, जेनेटिक जो होता है स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है ना। वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति का प्रकृति अलग अलग होती है और इस प्रकृति का निर्धारण गर्भावस्था में ही हो जाता है। जब व्यक्ति का अपने माता के गर्भ में जब निर्माण पहली बार जब एम्ब्रियो बनता है, उसी समय हमारी प्रकृति का निर्धारण हो जाता है कि हमारी प्रकृति कैसी है। और वह प्रकृति जीवन पर्यंत एक ही रहती है, वो बदलती नहीं है। प्रकृति नहीं बदलती है। प्रत्येक व्यक्ति की, इवन ए सिंगल पर्सन, किन्हीं दो व्यक्तियों की प्रकृति एक जैसी हो ही नहीं सकती है। इसीलिए कहा गया है पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, प्रत्येक व्यक्ति की वैद्य को अलग अलग परीक्षा करके चिकित्सा करनी चाहिए। और आज हम करते क्या हैं, यही बीमारी उनको ऐसे हुआ था, हम वही दवाई खाए थे तो चलो हम भी यही दवाई लेके मार्केट से खा लेते हैं। गलत बात है ना। जरूरी नहीं कि जो दवाई उनको फ़ायदा किया आपको भी फ़ायदा करे। अगर उनके लिए वो दवा है तो आपके लिए वो जहर बन सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रकृति अलग है। ये सभी सिद्धांत आयुर्वेद में बताए गए हैं। इसलिए ऐसी गलती मत करिएगा। छोटी सी बीमारी इस तरीके की लापरवाही से बड़ी बीमारी बन सकती है। तो प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। बात करते हैं जो वात पित्त कफ जो दोष है, हमारे पंच महाभूत हैं। इन पांचों महाभूत का, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन पांचों महाभूतों का इन त्रिदोष से वात पित्त कफ से संबंध होता है। आकाश और वायु ये दो महाभूत मिलकर हमारा वात को बनाते हैं। जो अग्नि महाभूत है वो पित्त का निर्माण करता है और कफ जो होता है जल महाभूत से और पृथ्वी महाभूत से बनता है। ठीक है, तो ये वात पित्त कफ और इनका पंच महाभूतों से, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर कहीं न कहीं इन पंच महाभूतों से ही निर्मित है। पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते, ऐसा कहा गया है। यानी कि हमारा जो ये शरीर है पंच महाभूत और शरीरी आत्मा को बोलते हैं। कहते हैं ना, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है कि आत्मा जब निकल जाती है शरीर से, जब आत्मा निकल गई यानी पंच तत्व ही बचा और पंच तत्व में शरीर विलीन हो जाता है, ऐसा कहते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है पंच महाभूत शरीरी समवाय। समवाय मतलब जिसको अलग न किया जा सके, और जैसे ही अलग हो गया उसका पृथक भाव हो गया, आत्मा शरीर से अलग हो गई, वो मृत शरीर हो जाता है। यहाँ पे बताने का आशय सिर्फ इतना है कि हमारा शरीर इन पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ पंच भौतिक शरीर होता है। बात आगे करते हैं। वात प्रकृति, कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी प्रकृति कैसी है? तो यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं, हम श्लोक पे नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको ये बताएंगे जो वात प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं
अगर आपकी प्रकृति वात है तो आपको वात को बढ़ाने वाले रसों का सेवन नहीं करना है, वात को बढ़ाने वाले आहार का सेवन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वाकई में आपकी प्रकृति वात है तो आप वात को बढ़ाने वाले ऑलरेडी अगर द्रव्यों का अगर आप सेवन करते हैं तो उस बीमारी को यानी वातज बीमारियां आपके शरीर में बढ़ सकती हैं। जो वात प्रकृति का जो शरीर होता है वो रूखा होता है, बहुत रूक्ष होता है, रूखा रूखा सा होता है। जैसे आप लाइन खींचेंगे तो वहाँ पे निशान बन जाता है, जैसे कि जाड़ों में नहीं होता है कि हाँ लाइन के लिए वहाँ निशान बन जाता है। त्वचा उनकी रूक्ष होती है, फटी होती है, श्याम वर्ण के होते हैं, केश बहुत कम होते हैं यानी बाल बहुत कम आते हैं ऐसे लोगों को, चंचल होते हैं एवं सोते समय आंखें खुल जाती हैं। ऐसे व्यक्ति अगर सो रहे हैं जरा सी आहट होती है तो तुरंत उठ के बैठ जाते हैं, मतलब जरा सी आहट से वो उनकी नींद खुल जाती है। ये वात प्रकृति के लक्षण कुछ बता रहे हैं। नाखून छोटे छोटे होते हैं, रुक्ष होते हैं, दांत भी छोटे होते हैं, और जब वो चलते हैं ना तो उनके पैर के जो ज्वाइंट्स होते हैं उनमें आवाज़ आती है। शरीर का बल अल्प होता है। अधिक बोलने वाले जो वात प्रकृति के होते हैं वो बहुत बोलते हैं, और जैसा मैंने देखा है वो जितनी तेज़ी से चीज़ों को याद करते हैं उतनी तेज़ी से वो भूल जाते हैं। ये वात प्रकृति का लक्षण है। वात प्रकृति का लक्षण, जितनी तेज़ी से किसी चीज़ को वो याद करते हैं उतनी तेज़ी से उसको वो भूल भी जाते हैं। नींद बहुत कम आती है वात प्रकृति के व्यक्तियों को। और मैं आपको बताऊं कि कटु तिक्त कषाय, ये 3 रस 6 रस बताए गए हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो वात प्रकृति वाले व्यक्तियों को मधुर अम्ल लवण इन 3 का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। मधुर अम्ल लवण इनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कटु तिक्त कषाय अगर आप इन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तब उससे वात बढ़ेगा। वात को बढ़ाने वाले हैं कटु तिक्त कषाय 6 रस। और एक चीज़ सबसे अच्छी बात है कि वात प्रकृति का जो व्यक्ति होता है जब कभी स्वप्न देखता है, सपना देखता है तो जैसे उड़ जाता है, वो आकाश में उड़ने लगता है। ऐसा बहुत से लोग के साथ होता होगा कि वो आकाश में उड़ने लगते हैं, जैसे हैरी पॉटर उड़ जाता है इस तरीके से, या रामायण महाभारत आपने देखा वो लोग उड़ते हैं, इस तरीके से वो आकाश में विचरण करने लगता है, उड़ जाता है। ये वात प्रकृति का लक्षण है। लिखा हुआ है किसी भी विषय को शीघ्र ग्रहण करना और अल्प स्मृति के कारण शीघ्र ही भूल भी जाएगा। किसी कार्य को शीघ्र प्रारंभ कर बिना पूर्ण किए बीच में ही छोड़ देना, ये भी लक्षण होता है वात प्रकृति का। उत्तेजना होना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा, डर जाना, भय राग द्वेष, ये सभी क्या है वात प्रकृति के लक्षण हैं। ये तो होगा कैसे आप अपनी वात प्रकृति को पहचानेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वात प्रकृति पुरुष के लिए आहार कैसा होना चाहिए। उड़द के दाल, पपीता, केला, अनानास, सेब, खजूर, मुनक्का, अनार, मक्खन, मट्ठा। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मुर्गे का मांस, बकरे का मांस, मछली, रसगुल्ला, छेना आदि मधुर द्रव्यों को, जैसे मैंने आपको बताया कि मधुर अम्ल लवण, ये जो 3 रस होते हैं, अम्ल जैसे कि हम लोग संतरा हुआ, आंवला हुआ, इसको अम्ल कहते हैं। लवण मतलब जो हम नमक का प्रयोग करते हैं वो नमक जो है वो लवण, उसको लवण बोलते हैं। तो ये मधुर यानी मीठा, अम्ल मतलब जो खट्टी चीज़ें हैं, लवण जैसे नमक। तो ये 3 चीज़ें वात प्रकृति के व्यक्तियों को अधिक सेवन करनी चाहिए। फिर थोड़ा सा इससे कम मात्रा में क्या क्या सेवन करना चाहिए। पुराना चावल हुआ, गेहूँ हुआ, मड़ हुआ, मक्का, लौकी, लाल मिर्च, खटाई, गाजर, लहसुन, प्याज आदि का मध्यम मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि लो अमाउंट में, कम मात्रा में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और अल्प मात्रा में, या यूँ कहें कि नहीं सेवन करना चाहिए, चना, मटर, राजमा, अरहर, आलू, बैगन, मूली, सरसों का साग, इन सभी चीज़ों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। संतरा, मौसमी आदि का प्रयोग अल्प मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादातर मधुर जो चीज़ें हैं वो वात प्रकृति वाले व्यक्ति सेवन करना चाहिए। और बता दें हम आपको, वात प्रकृति वालों को तेल का मालिश डेली करना चाहिए। तेल जो होता है वो स्निग्ध होता है, चिकना होता है। तो तेल का सेवन, तेल का अभ्यंग करने से, मालिश करने से क्या होता है कि वात कम होता है। ये आयुर्वेद में बताया गया है कि तेल का मालिश करने से वात कम होता है, इसलिए तेल की मालिश जरूर करना चाहिए। ठीक है। गर्म जल से स्नान करना चाहिए, लेकिन गर्मियों में नहीं, जाड़े की बात कर रहा हूँ। जब भी स्नान करें सिर पे कभी भी गर्म पानी न डालें। सिर पे कभी भी गर्म पानी जाड़ों में भी मत डालिए, इससे बहुत नुकसान होता है, आंखों को बहुत नुकसान पड़ता है। ज़्यादा टहले नहीं, दौड़ना नहीं चाहिए, उपवास नहीं ज़्यादा करना चाहिए, व्रत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। व्यायाम,
एसी और कूलर, इन सभी चीज़ों का सेवन भी कम करना चाहिए। ये वात प्रकृति के लिए हुआ। दौड़ने से, उपवास करने से, टहलने से, एक्सरसाइज करने से या रात में बहुत ज़्यादा जागने से वात बढ़ता है, वात बढ़ जाता है इन सभी से। तो ये हमने कुछ वात प्रकृति के लिए बताया। आगे हम बात करते हैं पित्त प्रकृति। पित्त का मुख्य कर्म होता है कि 5 प्रकार के, 5 वात होते हैं, 5 पित्त, 5 कफ। आपको पढ़ना नहीं है, आपको बस समझना है सामान्य जितने से हमारा आपका काम चल जाए एक आम व्यक्ति के लिए। थोड़ी देर के लिए हम ये मान रहे हैं कि हम आयुर्वेद से नहीं हैं, फिर भी किन चीज़ों को हमको जानना चाहिए कि जिससे हमारा काम चल जाए। माननीय श्री पद्माकर पांडे भाई जी, आपको भी प्रणाम। हिमांशु शेखर तिवारी जी, आपको भी प्रणाम। तो पित्त जो होता है हमारे शरीर में पाचन का कार्य करता है, डाइजेशन का काम करता है। तो पित्त डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए जरूरी है। पित्त प्रकृति पुरुष का शरीर एवं ललाट जो होता है मध्यम होता है, ताम्र वर्ण का उनका शरीर होता है। जो केश होता है वो लगभग येलोइश होता है, पीले कलर का होता है और असमय पक कर झड़ जाते हैं। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं ना मेरा बाल पक रहा है, झड़ रहा है, तो कहीं न कहीं वो उनकी प्रकृति की तरफ इशारा करता है कि वो पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं। उनकी आँख, दांत, तालू, जीभ, हाथ पैर के तलवे ये कुछ पीले वर्ण के होते हैं, येलोइश होते हैं, पीले रंग के होते हैं। भूख प्यास का अधिक लगना, क्यों? भूख बहुत अधिक लगेगी भाई। जब पित्त है तो जठराग्नि उनकी प्रबल होगी और जो भी खाएंगे जल्दी पच जाएगा। जो हमारे भोजन का पाचन होता है अग्नि की वजह से, अग्नि है ही पित्त है, ठीक है। तो पित्त प्रकृति के व्यक्तियों में पाचन शीघ्रता से होगा तो भूख उनको बार बार लगेगी, प्यास भी बहुत लगेगी, है ना। मधुर, कषाय एवं तिक्त रस प्रिय होते हैं। मैं आपको बता दूं कि अम्ल, लवण और कटु, अम्ल यानी खट्टी चीज़ें, लवण यानी नमक और कटु, इन 3 रस के सेवन से पित्त बढ़ेगा। यहाँ भी पित्त वाले व्यक्ति को भी मधुर का सेवन करना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को मधुर का सेवन करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि आहार में 6 रस का क्रमशः सेवन करना चाहिए। किसी एक ही रस पे या किसी 2 रस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप ऐसा करिए कि कम से कम ऐसे द्रव्यों का सेवन करिए, ऐसे आहार का सेवन करिए जिनमें 6 के 6 रस जरूर आए, है ना। सभी रसों का जो हमने आपको 6 रस बताए हैं, मीठा, खट्टा, नमक, कटु, तिक्त, कसाय, है ना, जो कसैला होता है ना। तो इस तरीके से 6 रसों का आपके आहार में कुछ न कुछ प्रयोग ऐसे आपको करना चाहिए। अब फिर बात आती है कि कार्य सामान्य गति से प्रारंभ कर पूर्ण करने वाले, मतलब वहाँ पे था कि कार्य बीच में छोड़ देने वाले थे, मतलब चंचल टाइप के होते हैं। जो वात वाले थे वो बहुत चंचल होते हैं, स्थिरता नहीं होती है उनमें, उनका मन बहुत चंचल होता है। जैसे हवा चलती रहती है वैसे वो भी चलते रहते हैं। और पित्त वाले क्या करते हैं, कार्य को प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ करते हैं और उनको पूरा भी करेंगे। क्रोधी बहुत होते हैं, इनको क्रोध बहुत आता है। आप ये समझ सकते हैं पित्त प्रकृति है, बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और कुछ समय बाद शांत हो जाते हैं। वीर, साहसी, पराक्रमी, ये सभी पित्त प्रकृति वालों को। और अक्सर ये सपने में जैसे आग में चल रहे हों, स्वप्न में जैसे अभी हमने आपको बात में बताया कि उड़ता है, वैसे पित्त में क्या है कि जैसे आग में वो चल रहा है। फिर यहाँ पे आहार की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में लौकी, तुरई, मट्ठा, बर्फ़ी, रसमलाई, रसगुल्ला, मधुर द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। पुराना चावल, गेहूँ, मड़ुआ, मक्का, ज्वार, आलू, बैगन, मूली, सरसों का साग, पपीता, अंगूर, केला, अनानास, मुनक्का यहाँ पे, है ना। इन सभी द्रव्यों का मध्यम मात्रा में, थोड़ा कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ भी चना, मटर, राजमा, इन सब का थोड़ा सा अवॉइड करना है आपको, ठीक है। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आंवले का प्रयोग हितकर होता है। आंवला जो होता है एक ऐसा ये द्रव्य है आंवला कि ये अम्ल होते हुए भी, वैसे तो अम्ल पित्त को बढ़ाता है, लेकिन आंवला जो होता है शीत वीर्य, अब वीर्य का कॉन्सेप्ट हम आपको नहीं बताएंगे, सामान्य शब्दों में ये सोचिए कि अगर गैस बहुत बनती है आपको, है एसिडिटी बहुत होती है, तो आंवले का आप सेवन करिए, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। फिर इसके बाद बात आती है कफ प्रकृति की। आप यूँ समझिए कि कफ प्रकृति वाला बहुत ही आलसी होगा, जो हमेशा एक जगह पड़ा रहे, कोई काम करने की चेष्टा न करे, वो कफ प्रकृति वाला व्यक्ति है। कफ प्रकृति वाला एक जगह पड़े पड़े बहुत मोटा स्थूल भी हो जाता है कभी कभी। तो कफ प्रकृति का पुरुष
शरीर उसका सुदृढ़ होगा, बहुत मोटा तगड़ा होगा, मांसल होगा, उसके शरीर पे मांस बहुत ज़्यादा होगा, है ना। ऊंचा माथा जो उसका बहुत चौड़ा होगा, नेत्र उसके बड़े होंगे, बड़ी बड़ी आँखें होंगी। और फिर उसके बाद नींद बहुत आती है। जो कफ प्रकृति का व्यक्ति होता है उसको आलस बहुत लगता है और नींद बहुत आती है। तो याद रखिएगा। और ये स्वप्न जब देखता है, यहाँ पे स्वप्न में बादल, जलाशय, जैसे कि पानी का तालाब, हंस इत्यादि को देखता है, तो बहुत से लोग के साथ ऐसा होता है। अगर हमारी बात सुन के बहुत से लोग को ऐसा लगता है हाँ सपने में मेरे साथ तो ऐसा होता है। और ये जो लोग होते हैं कफ प्रकृति के, ये बहुत धैर्यशाली और बुद्धिमान होते हैं। इनके अंदर लालच नहीं होता। ये सब आयुर्वेद में बताया गया, हम नहीं बता रहे हैं, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और ये भी कार्य प्रारंभ कर पूर्ण करने वाले होते हैं, ठीक है ना। इनमें बल भी उत्तम होता है। कफ प्रकृति के व्यक्तियों में बल बहुत अधिक होता है। यहाँ भी पुराना गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी चीज़ें सेवन करनी चाहिए। बहुत कम मात्रा में उड़द की दाल लेनी चाहिए। कुलथ की दाल यहाँ पे मना किया गया है, या कम मात्रा में लेना है, ठीक है। घी, मक्खन, मलाई, इन सभी चीज़ों का कम मात्रा में प्रयोग करें। दही का प्रयोग कम करना चाहिए। पनीर, इन सभी चीज़ों का कफ प्रकृति को कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और कफज व्यक्तियों को दौड़ना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ये कफ वात के लिए अभी हमने मना किया था, लेकिन कफज प्रकृति वाले व्यक्तियों को एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, ठीक है। ये तो हुआ 3 प्रकृति की बात, और आपको अपनी प्रकृति जरूर जानना चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा एक स्लाइड यहाँ पे है ऋतुचर्या के बारे में। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। और शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, देखिएगा ये 6 ऋतुएं हमारे यहाँ होती हैं। शिशिर में माघ फागुन आ जाता है, बसंत में चैत्र वैशाख, गर्मी में जेठ आषाढ़, हम जानते ही हैं। बारिश हो रही है, सावन भादों में बारिश होती है। शरद अभी इसके बाद आएगा, अश्विन कार्तिक, और जाड़े में हेमंत आता है, अगहन और पौष वाला महीना, ठीक है ना। तो इन ऋतुओं में भी दोषों का अलग अलग बढ़ना घटना लगा रहता है। और उसके अनुसार आचार्यों ने आपको आहार बताया है कि हमको किस ऋतु में अगर वात बढ़ा हो, जैसे इस समय वर्षा ऋतु चल रहा है, तो वर्षा ऋतु में बताया गया है कि वात बढ़ा रहता है। वात दोष जो भी हमने आपको बताया है, वर्षा ऋतु में वात बढ़ा रहता है। तो वात शामक आहार का, यानी कि हमारी डाइट में ऐसे आहार का प्रयोग हमको नहीं करना है जो वात को और बढ़ा दें। अभी कई चीज़ें वर्षा ऋतु की चर्या भी हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है ना। शरद ऋतु जो होता है वहाँ पे पित्त का प्रकोप होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। बसंत ऋतु जो आती है तो वहाँ पे कफ का प्रकोप होता है। यानी इन ऋतुओं में क्रमशः वात और पित्त और कफ बढ़ा हुआ रहता है। इस पे अभी हम पूरा एक फिर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। हमारा ये सेशन जब भी हम फ्री रहेंगे रात के 10 बजे से, इस तरीके से हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि एक सामान्य जो आयुर्वेदिक बातें हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो हम आपके बीच आते रहेंगे, अभी हम सेशन चलेगा। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ऋतुचर्या के बारे में और प्रत्येक ऋतु में क्या आहार होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो एक इस पे हम बात करेंगे आपसे, ठीक है ना। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो इस समय चल रहा है वर्षा ऋतु, इस समय वात बढ़ा रहता है। और कुछ आचार्यों के मत से सभी दोष प्रकोपित होते हैं, कुछ आचार्यों के मत से सारे के सारे दोष प्रकोपित हो जाते हैं। आपने देखा कि जब से बरसात स्टार्ट हुआ है, वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई है, कोरोना का ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा है। कोरोना का ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा है, उसका रीज़न क्या है देखिएगा। बीते सप्ताह कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या से शहर में भय व्याप्त है, हम सभी जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में वात का काल होता है। और आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के जीवाणुओं या विषाणुओं का मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, वात के कारण होता है। यानी वात ही जिम्मेदार है जीवाणुओं विषाणुओं की संख्या बढ़ाने पे, मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसीलिए और मैं आपको बता दूं, इस समय वर्षा ऋतु में हमारे शरीर का बल भी कम होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। जब हम शिशिर से बसंत ग्रीष्म तक जब क्रमशः आते हैं तो धीरे धीरे बल हमारे शरीर का घटता है, फिर बढ़ना स्टार्ट करता है। तो इस समय ग्रीष्म और वर्षा में हमारे शरीर की इम्यूनिटी बल बहुत कम होता है। जाड़ों में हमारे शरीर की इम्यूनिटी और बल बढ़ जाता है। इस समय तो हमारे शरीर का रोगों से लड़ने की क्षमता भी आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार कम हो गई है। इन्हीं कारणों से इस समय इस व्याधि का जो है संक्रमण तेजी से फैल रहा है और हमको विशेष रूप से बचना होगा।
और आप जानते हैं वर्षा ऋतु में वातावरण के प्रभाव के कारण स्वाभाविक ही हमारी जो जठराग्नि है, जो हमारा पाचन कर्म कर रहा है जठराग्नि, वो भी मंद पड़ जाती है और हमारी पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव पावर जो हमारे शरीर का है वो कम हो जाता है। वायु दोष के कारण सर्दी, खांसी, बुखार और ये पेट दर्द की ये समस्याएं आम हो जाती हैं। आपने देखा होगा इस समय कोविड अगर छोड़ दीजिए, वैसे भी इस समय अन्य वर्षों में आपने देखा होगा बरसात के टाइम में अनेक प्रकार की सर्दी, खांसी, इस तरीके की समस्याएं होती हैं। टाइफाइड, इस तरीके की समस्याएं। टाइफाइड तो चलिए गंदे दूषित जल के सेवन से होता है, वो बात की बात है। डायरिया भी बहुत फैलता है, वो भी दूषित जल के सेवन से होता है। इसीलिए हमको अपने जल पे विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। पानी को जब भी बरसात में पिएं, उबाल के उसको ठंडा करके छान के पीजिए। इस तरीके से हल्का भोजन करें। इस समय बरसात के टाइम में हल्का भोजन करें। बाज़ार में इस समय जो आम आ रहे हैं उससे बचें। बाज़ार में जो इस समय आम आ रहे हैं उससे बचिए बिल्कुल, ठीक है ना। किस तरीके से उन आमों को पकाया जा रहा है इस समय कोई देख नहीं रहा है, आम से आप बचिए। वात की वृद्धि होने के कारण उसे शांत करने के लिए मधुर, अम्ल, लवण, हमने आपको बताया कि मधुर, अम्ल और लवण जो होता है ये वात को कम करते हैं, तो इनका सेवन बहुत अधिक करना चाहिए। 500 ग्राम हरड़ को, यानी हरड़ जो होता है उसको सेंधा नमक के साथ में प्रयोग करना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट फिर जब हम ऋतुचर्या बताएंगे तो बताएंगे कि आचार्यों ने हरड़ का प्रयोग किस ऋतु में, किस टाइम, किसके साथ करना चाहिए ये बताया गया है। तो वर्षा ऋतु में हरड़ का प्रयोग सेंधा नमक के साथ करना चाहिए। तो जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही तो हरड़ को लीजिए 500 ग्राम और 50 ग्राम सेंधा नमक में मिला के प्रतिदिन 5 से 6 ग्राम लेना चाहिए। या आप प्रिपरेशन बना के रख दीजिए इसको। 500 ग्राम हरित की लीजिए हरड़, 50 ग्राम सेंधा नमक मिला के रख दीजिए और 5 से 6 ग्राम इसको लीजिए प्रतिदिन। दूषित जल द्वारा उत्पन्न होने वाली पेट की बीमारी, डायरिया, प्रवाहिका एक तरीके से डायरिया का ही पार्ट है, हैजा जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। कैसे? जल को उबाल कर ठंडा करके पीना है। गंदे पानी का प्रयोग कम क्या बिल्कुल ही नहीं करना है आपको गंदे पानी का प्रयोग। और ये ज़रूर देखिएगा आपके आसपास इस समय पानी कहीं नहीं इकट्ठा हो, ये बहुत ज़रूरी है। पानी आपके आसपास कहीं इकट्ठा ना हो और सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। कम से कम अपने आसपास लोग अगर जो लापरवाही कर रहे हैं, क्राउडिंग कर रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, बहुत प्रेम से उनको समझाइए। ज़्यादा पैनिक होकर नहीं, बहुत इजीली उनको समझाइए। जहाँ पे इस तरीके से गैदरिंग कर रहे हैं बिना मास्क के, अगर कोई टहल रहा है, मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे घर के सामने कोई, मैं हमेशा 3-4 मास्क एक्स्ट्रा रखे रहता हूँ। कोई सब्जी वाला बिना मास्क के जा रहा, उसको बुलाता हूँ तो उसको लगता है कि शायद सब्जी लेंगे, नहीं, मास्क पकड़ो निकल लो, तुमसे तो बिल्कुल अब और नहीं लेना है ना। दूर से मास्क पकड़ाता हूँ, चला जाता है वो। तो कुछ ऐसा काम करिए आप, लोगों के प्रति जागरूकता लाइए। थोड़ा सा टॉपिक बदल रहे हैं, हम आप जागरूक करेंगे तभी जागरूकता आएगी। अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो थोड़ा रोक के समझाइए उनको, हालांकि आपको भी नहीं, लेकिन अगर आवश्यक कार्य से अगर आप बाहर निकल रहे हैं और आपको दिख रहा है कोई बिना मास्क के चल रहा है, इस तरीके से लापरवाही कर रहा है, किन्हीं कारणों से अगर बैंक ही जाना पड़ जाता है, इमरजेंसी में देखता हूँ वहाँ पे लोग इतना क्राउडी काम करते हैं, भीड़ में सटे जा रहे हैं, मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं तो वहाँ लोग सटे जा रहे हैं, कोई बिल्कुल ध्यान ही नहीं रख रहा है। भाई सारा काम गवर्नमेंट का नहीं, कुछ हम आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? कौन समझाएगा? शक्ति श्रीवास्तव बस, आपको भी प्रणाम। दिनेश पांडे, हमारे साड़ू भाई भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, भाई साहब प्रणाम। सुनील भैया को प्रणाम। देवानंद पांडे जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमने बताया कि हल्का भोजन करना चाहिए, यानी गरिष्ठ भोजन इस ऋतु में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अग्नि होती है हमारे शरीर की बहुत मंद हो जाती है। अरहर आदि दालें, नदी तालाब इत्यादि का जल, नदी तालाब का पानी तो बहुत कम पीना चाहिए, उबला हुआ पानी पिएं। मैदे की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें इस समय कम खानी चाहिए। आइसक्रीम के प्रयोग से बचना चाहिए। केला इत्यादि और अंकुरित अनाज का प्रयोग नहीं करना है इस समय। और इस समय आपने देखा होगा फंगल इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़ बहुत होता है वर्षा ऋतु में। फंगल इन्फेक्शन या स्किन डिजीज़ आपने बहुत देखा होगा, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, इस तरीके से खुजली वगैरह बहुत होती है लोगों को। तो त्वचा स्वच्छ, सूखी, स्निग्ध बनी रहे, इसका उपाय करना चाहिए। अपने स्किन का आपको विशेष केयर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा।
आपके आसपास जैसे हमने आपको बताया कि गंदा पानी इकट्ठा होने से आप बचाइए, नहीं तो मच्छर हो सकते हैं। अभी तो हम लोग कोरोना से परेशान हो रहे हैं, फिर मलेरिया, टाइफाइड, दुनिया भर का। और मैं आपको बताऊं कि ये जो समय है सर्दी खांसी बुखार का सामान्य समय होता है, इसलिए आपको इस समय तो विशेष रूप से बच के रहना चाहिए। ये जो टाइम है ना बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत ही सकारात्मक बोलना चाहिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप इतने बुद्धिमान हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे शरीर का बल भी कम हो चुका है बरसात ऋतु में, हमने बताया कि बरसात ऋतु में जीवाणु विषाणु का मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से होता है ना। वर्षा ऋतु में हमारे शरीर में तीनों दोष, वात के साथ साथ पित्त और कफ भी प्रकोपित होते हैं, सर्वदोष प्रकोप हो जाते हैं। तो जब इतना कॉम्प्लिकेशन हमारे वातावरण में और हमारे शरीर में हो रहा है तो थोड़ा सा सावधानी बरतने में क्या जा रहा है। मास्क का प्रयोग जरूर करिए, लापरवाही बिल्कुल ना करिए। फिर जैसा मैंने आपको बताया इम्यूनिटी पे फिर मैं आना चाहता हूँ। इम्यूनिटी भाई साहब एक दिन में नहीं बढ़ सकती है, इसलिए अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि दुकान पे जाएंगे फलाना कंपनी का काढ़ा लेके आएंगे और काढ़ा पियेंगे तो बन जाएंगे सुपरमैन। नहीं, बिल्कुल लापरवाही मत करिए। शहंशाह भी इस समय हॉस्पिटल में हैं, तो इसलिए आप शहंशाह बनने की कोशिश कतई न करें। सोचिए कितना वो व्यक्ति बच के रहता होगा। मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ उन सभी लोगों के प्रति जो इस बीमारी में संक्रमित हुए हैं, और मैं उन अपने सभी कोविड वॉरियर को जो इस कोरोना कालखंड में सेवा में लगे हुए हैं, मैं उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। फिर आपको सोचना होगा, मैं देखता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, पुलिस वालों की ड्यूटी देख के मुझे लगता है कितना ये बेचारे अपने, फिर हॉस्पिटल की तरफ देखता हूँ कितना वो चिकित्सक, अभी मेरे एक बॉस विपिन बॉस को देखा कि महीने भर कैसे वो L1 सेंटर पे, आइसोलेशन सेंटर पे उन्होंने 15 दिन काम किया है। अब उन चिकित्सक के बारे में सोचिए। मैंने अभी PP किट मंगाया, बिल्कुल जैसे बोरा नहीं होता है जिसमें हम लोग गेहूँ अनाज वगैरह भरते, जो प्लास्टिक का बोरा होता है, बिल्कुल उस तरीके का कपड़ा है। सोचिए वो चिकित्सक कैसे उस बोरे को पहन के रहते होंगे इस गर्मी में। हमको आपको अगर बिना पंखे के अगर बैठा दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो आप परेशान हो जाते हैं। सोचिए वो डॉक्टर कैसे वो PP किट पहन के आपकी सेवा कर रहा है। मास्क थोड़ी देर के लिए लगा लीजिए तो बिल्कुल दम घुटने लगता है, कैसे वो मास्क लगा के वो व्यक्ति आपकी सेवा में लगा हुआ है। कम से कम ऐसे लोगों के प्रति हमको सोचना पड़ेगा तो दिन रात हमारी सेवा में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य हमारा आपका है, हमारी आपकी लापरवाही की वजह से ये संख्या बढ़ रही है। आप सतर्क हैं, लेकिन आपका ये दायित्व बनता है कि अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करें। देखिए आपके आसपास अगर कोई इस तरीके से ठेलिया वाला या जो भी इस तरीके से बेच रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उनके प्रति नज़र रखें। इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती है। इम्यूनिटी आप बचपन में माता जी के साथ जब जन्म आपने लिया उसी समय आपने इन जन्म के साथ समय ही सहज जो इम्यूनिटी है आप वो लेके आए हैं, और वो जीवन पर्यंत रहती है और वही आपको बीमारियों से बचाती है। ठीक है, फिर से मैं कहूँगा कि आयुर्वेद सिर्फ डाइट तक, सिर्फ दिनचर्या ऋतुचर्या तक नहीं है। हाँ, ये उनके लिए ठीक है जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, लेकिन आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मैं कहूँगा कि आयुर्वेद में आज भी पोटेंसी है, आज भी सामर्थ्य है। कोरोना क्या, इससे भी कोई भी बड़ी बीमारी आएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर जिस दिन आप इसको फॉलो करेंगे, इसको अपनाएंगे, इसको ट्रीटमेंट लेवल पे ले आएंगे, निश्चित ही आपको पूरा का पूरा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ज़रूर हम इस मुसीबत से निकलेंगे, इस बीमारी से बाहर निकलेंगे। हर्ब्स हैं, मिनरल हैं, हर्बो मिनरल प्रिपरेशंस हैं, बहुत प्रिपरेशन। हम क्या क्या बताएं इस प्लेटफॉर्म पे, नहीं बता सकते हैं। एक हो तो बताएं। शास्त्रों की कितनी औषधियाँ हैं, और मैंने जैसे अभी आचार्य चरक का रेफरेंस दिया, चरक ने कहा हमको बीमारी कोरोना से हमको नाम ही नहीं लेना भाई। क्यों लें, हम नाम ही नहीं लेंगे, हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बताया गया कि अगर आप बीमारी का नाम नहीं जान पा रहे हैं तो आपको शर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिम्टम्स के आधार पर रोग की परीक्षा करके आप चिकित्सा करिए। श्वास, कास, ज्वर इत्यादि की न जाने कितनी मेडिसिन बताई गई हैं, और एक से एक कारगर मेडिसिन है। ज्वर की मेडिसिन है आयुर्वेद में, और जो इस समय ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी शायद एक ट्रायल ही है एक तरीके से। जैसे लोग कहते हैं कोविड का अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं आया,
दोस्तों बच के रहिए, अपना खान पान सही रखिए, ठीक है ना। मेरा ये प्रोग्राम कहीं से भी कोविड के ट्रीटमेंट का दावा नहीं था, बस ये कह रहा हूँ कि हाँ संभावनाएं हैं हमारे अंदर, संभावनाएं हैं। और एक सामान्य व्यक्ति को वात पित्त कफ के बारे में जानना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अगर आपकी प्रकृति जैसी है तो उसके साथ वाली चीज़ों को नहीं, अगर वातज प्रकृति है तो वात को बढ़ाने वाले आहार से बचें आप, पित्त है तो पित्त के बढ़ाने वाली चीज़ों से बचें, कफज है अगर आलसी हैं तो कफ को बढ़ाने वाली चीज़ों से आप बचें, ठीक है। प्रकृति सबकी अलग अलग होती है, इसलिए दूसरे की दवा आपको भी काम कर जाएगी ऐसा मत सोचिएगा। काढ़े के चक्कर में मत पड़िए। इस समय काढ़ा बिना वैद्य की सलाह के, बहुत से लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, कार्डियक डिसऑर्डर होता है। मैं यही कहूँगा बिना चिकित्सक के सलाह के इस तरीके के काढ़े का सेवन भी कतई न करें। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को फीस देंगे, एज ए डॉक्टर उन्हें, मैं आपकी भलाई के लिए ये बात कर रहा हूँ। मत जाइए डॉक्टर के पास। मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना कोई डॉक्टर मित्र जरूर होता है। आप फ़ोन पे संपर्क करिए, टेलीमेडिसिन के माध्यम से आप पूछ लीजिए, लेकिन बिना किसी से पूछे आप इस प्रकार के औषधियों का सेवन कतई न करें, ठीक है। मैंने जैसा बताया, इम्यूनिटी बूस्टिंग हैंड सैनिटाइजर भी मार्केट में आ गया। बताइए कितना लोगों का भावनाओं का मजाक बनाया जा रहा है। मत भागिए इन सब चीज़ों के पीछे। इम्यूनिटी इस ब्रेड से नहीं मिलेगी आपको, इम्यूनिटी इस ब्रेड से नहीं मिलेगी, वो आप लेके आए, बस स्वस्थ रहिए। जैसे ही ये समस्या निकल जाएगी, इस बुरे समय से हम लोग निकल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। धैर्य रखिए, घर में रहिए, बाहर निकलिए तो पूरी सावधानी से, पूरी सुरक्षा के साथ रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए। आरोग्य भारती परिवार की तरफ से मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आरोग्य भारती, जैसा कि मैंने बताया कि प्रिवेंशन के एस्पेक्ट पे कार्य करता है, आप स्वस्थ कैसे बने रहें इस पे कार्य करता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप स्वस्थ बने रहें, सुरक्षित रहें, तंदुरुस्त रहें, बीमार न पड़ें, आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ रहें। हम नए नए विषयों को लेकर आपसे मिलते रहेंगे आरोग्य भारती काशी प्रांत के पेज पे, तो हमारे साथ आप बने रहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।